इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर ITR 4 कैसे फाइल करना है इसकी पूरी प्रोसेस बताने जा रही हूँ। साथ ही यह भी बताऊंगी कि ITR 4 कौन फाइल कर सकता है। ITR 4 के अंदर सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम और बिजनेस प्रोफेशन की इनकम कैसे हमको फिल करनी है, इसके बारे में आज मैं पूरी जानकारी आपको देने जा रही हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमको ITR 4 कैसे फाइल करना है। सबसे पहले हमको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना होगी www.incometax.gov.in। उसके बाद यहाँ पर हम लॉगिन के लिए क्लिक करेंगे। यदि आपने इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना पैन नंबर रजिस्टर नहीं किया है तो सबसे पहले हमको रजिस्टर पर क्लिक करके उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आपको रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां पर जाकर आप उसको देखकर आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम लॉगिन पर आएंगे। लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको इंटर योर यूजर आईडी, अपना पैन नंबर देना होगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड वही होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त सेट किया होगा। तो पासवर्ड इंटर करने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमको ई फाइल पर आना है। ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर हमको क्लिक करना है। हमको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना होता है तो हम यहाँ पर करंट असेसमेंट ईयर 21-22 को सिलेक्ट करेंगे। फिर मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हम ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आज हम वीडियो में ऑनलाइन फाइलिंग करना ही सीख रहे हैं। और वैसे भी ऑनलाइन फाइल करना ज्यादा इजी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी जो डिटेल्स है वो प्रीफिल हो जाती है, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपकी फॉर्म 26S में जितनी भी इनकम आ रही है सारी अपने आप यहाँ पर आपको शो होने लग जाती है। तो उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको एक बात ध्यान रखना है, पिछली लास्ट ईयर तक जो ओल्ड पोर्टल था उस पर ये होता था कि जितन जो भी हमको ऑनलाइन फॉर्म हम ITR भरते थे तो उसमें ड्राफ्ट सेव करने का ऑप्शन आता, हमको बार बार सेव करना होता था। लेकिन इस यहाँ पर ये ऑटोमेटिक सेव करेगा और जब भी जैसे आपने मान लो आधा रिटर्न फाइल करके छोड़ दिया तो इस तरह से जब भी आप वापस से फाइल करने के लिए जाएंगे तो रिज्यूम फाइलिंग करके आपको बोलेगा। तो अगर आप ऑलरेडी अब आधा रिटर्न या कुछ रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो आप यहाँ पर रिज्यूम करके आप वापस से उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। आपको डबल से फिल करने की आवश्यकता नहीं होती है। अभी हम यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करते हैं। फिर हमको हमारा स्टेटस सिलेक्ट करना होता है, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमको ITR फॉर्म सिलेक्ट करना होता है। ऑनलाइन ITR सिर्फ ITR 1, 2, 3, 4 ही फाइल किए जा सकते हैं। हम यहाँ ITR 4 सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कि ITR 4 कौन फाइल कर सकता है। तो इंडिविजुअल HUF और फर्म्स अदर देन LLP, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो LLP को छोड़कर इंडिविजुअल HUF और फर्म्स के द्वारा ITR 4 फाइल किया जा सकता है, जो कि रेसिडेंट और जिनकी इनकम अप टू 50 लाख 50 लाख तक की जिनकी इनकम हो वो ITR 4 फाइल कर सकते हैं। और 50 लाख की इनकम के साथ साथ उनकी बिजनेस और प्रोफेशन से भी इनकम होना चाहिए, जो कि अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE में कवर होती है। 44AD, ADA और AE में प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम आती है। तो जो भी इस कैटेगरी में आता है और जिनकी इनकम 50 लाख तक की है वो ITR 4 फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई इंडिविजुअल किसी कंपनी में डायरेक्टर है या उसने कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है या फिर वो इनकम टैक्स इज डेफर्ड एंड ESOP, यदि वो ESOP के में इनकम टैक्स डेफर्ड है उसका, तो भी वो जो ITR 4 फाइल नहीं कर सकता है। अब हम प्रोसीड विद ITR 4 पर क्लिक करते हैं। देखिए हमको 3 स्टेप्स में हमारा ITR 4 कंप्लीट होगा। सबसे पहले हमको वैलिडेट करना होगा रिटर्न्स का जो भी ब्रेकअप है, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स पेड वगैरह, वो सारे हमको कंफर्म करने होंगे। और उसके बाद जब सारी डिटेल के बाद एक रिटर्न की समरी आएगी उसको कंफर्म करेंगे और फिर हम वेरीफाई करके सबमिट कर देंगे। तो 3 स्टेप्स में हमारा क्या होगा, रिटर्न फाइल हो जाएगा। अब हम लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ये सबसे पहले पूछता है, आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आपको बताना है कि आप ये रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं।
टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन, क्या बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है इसलिए फाइल कर रहे हैं, या फिर आपने कोई 1 करोड़ या उससे ज्यादा कोई अमाउंट डिपॉजिट की है एक या ज्यादा करंट अकाउंट में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में, ऐसा है तो भी आपको ये वाला पर क्लिक करना है यदि आप पर अगर ये एप्लीकेबल होता है, या फिर आपने 2 लाख या उससे ज्यादा फॉरेन कंट्री के ट्रेवल पर अपने या किसी और व्यक्ति के लिए फॉरेन कंट्री के ट्रेवलिंग पर खर्च किए हैं 2 लाख से ज्यादा, तो आपको ये वाला यहाँ पर क्लिक करना है। और यदि आपने 1 लाख से ज्यादा का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यदि इन सब के अलावा कोई रीजन है तो फिर आप यहाँ अदर्स पर क्लिक करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम इन पे ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें जो भी यदि आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो उसको आप जरूर टिक करें। उसके बाद कंटिन्यू पर हम क्लिक कर, अब हमारे सामने ये रिटर्न की समरी आती है। सबसे पहले हमको सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना होगा, एक के बाद एक हमको कंफर्म करना है। उसके बाद हम ग्रॉस टोटल इनकम को कंफर्म करेंगे, उसके बाद डिस्क्लोजर को करना होगा, फिर टोटल डिडक्शन को, फिर टैक्स पेड को, फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी को। तो अब सबसे पहले हम पर्सनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन में स्टेटस जो हमने शुरू में सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद हमारा नाम, आधार नंबर, पैन नंबर आ जाएगा। उसके बाद हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ जाती है। ये सब प्रीफिल रहता है। यदि आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स में कुछ चेंज करना चाहते हैं, चाहे आपका एड्रेस हो, मोबाइल नंबर या मेल आईडी, तो यहाँ एडिट पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना होता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप किसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट है या फिर आप पेंशनर्स हैं या आप अदर्स के कैटेगरी में आते हैं। यदि आप जॉब नहीं करते तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर सकते हैं, या यदि आपको फैमिली पेंशन मिलती है तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने अदर्स लिया हुआ है। उसके बाद आप किस सेक्शन में रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो हमको सिलेक्ट करना है। यदि 139(1) सिलेक्ट करेंगे यदि हम ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यदि बिलेटेड रिटर्न ड्यू डेट के बाद करते हैं तो 139(4), यदि रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं तो 139(5), और आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले करते हैं तो 1192B में हम रिटर्न फाइल करते हैं। इसके बाद क्या आपने कोई नोटिस मिला है और उसके रिस्पॉन्स में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इसको ऑन करना होगा और फिर आपको सेक्शन सिलेक्ट करनी होगी किस सेक्शन में आपको नोटिस मिला है। जिस भी सेक्शन में आपको नोटिस मिला है वो सेक्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। साथ में आपको अपना ओरिजिनल रिटर्न का रिसिप्ट नंबर, यहाँ पर ओरिजिनल रिटर्न की डेट, साथ में जो नोटिस आया था उसकी जो यूनिक नंबर है वो यहाँ पर लेना है। उसके बाद उस नोटिस या ऑर्डर की डेट यहाँ पर आपको लेना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है कि आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC। इस साल से इस असेसमेंट ईयर से यह सेक्शन आपके ऊपर लागू होती है इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में 115 BAC। यदि आप 115 BAC को न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं या नहीं, इसके लिए अब ये कब हमको ऑप्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, किसके बेनिफिट ज्यादा है, या इसकी हम कंपेयर कैसे करें कि न्यू टैक्स रिजिम में कितना टैक्स बन रहा है, ओल्ड टैक्स रिजिम में कितना बन रहा है, तो कौन कौन सी डिडक्शन किस में मिलेगी नहीं मिलेगी। इसके लिए मैंने कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ अगर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसका मेन जो है वो ये है कि यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम लेते हैं तो आपको डिडक्शन और एग्जम्पशन का बेनिफिट ज्यादा मिलता है, और न्यू टैक्स रिजिम लेते हैं तो आपको टैक्स क्रेडिट जो है वो कम मिलती है। तो यदि आप यहाँ पर यस करते हैं, आप यानी कि न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं, यस करते हैं, तो आपको एक फॉर्म 10IE फिल करना होता है और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसकी डेट और एक्नॉलेज नंबर आपको देना पड़ता है। यानी कि जब भी हम ITR 3 और 4, ये जो 10IE है वो ITR 3 और 4 की कंडीशन में ही लागू होता है। जब हम ITR 3 और 4 फाइल करते हैं तो उस केस में हमको उससे पहले रिटर्न फाइल करने से पहले हमको 10IE फॉर्म 10IE फाइल करना होता है, ताकि उसकी डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर हम यहाँ पर दे सकें। ये तब होता है जबकि हम न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट कर रहे हैं। 10IE कैसे फाइल करना है ये भी मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगी। और इसके बाद यदि आप चाहते कि नहीं हमको तो ओल्ड में हमको डिडक्शन का बेनिफिट ज्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नो करके सिलेक्ट कर लेंगे।
अब उसके बाद हमने शुरू में आपको ध्यान हो तो कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए थे कि हम ये रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं, क्या हमारी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है, और उसके साथ ही कुछ 3-4 कंडीशन थी क्या हम उसके अंतर्गत आते हैं। तो उस वहां जो हमने आंसर दिए थे उसके बेस पर ये आंसर ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेता है। यदि इनमें आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप एडिट रिस्पॉन्स पे जाकर आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, या तो हम खुद ही रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम नो पर क्लिक करेंगे, और यदि आप रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के रूप में फाइल कर रहे हैं तो हम यस पर क्लिक करेंगे। इसके यदि यस पर क्लिक करते तो रिप्रेजेंटेटिव की पूरी डिटेल्स आएगी, उसका नेम, कैपेसिटी, एड्रेस, पैन नंबर और आधार नंबर हमको यहाँ पर इंटर करके सेव पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हमको बैंक डिटेल्स देना है, कम से कम एक बैंक अकाउंट की डिटेल देना जरूरी है। आपने जितने भी पहले बैंक अकाउंट ऐड किए होंगे अपने पिछले रिटर्न में या फिर अपनी प्रोफाइल में जाकर, वो सारे यहाँ पर शो होने लग जाते हैं। तो उन सब में से हमको क्या करना है, एक तो यहाँ पे जो डॉट देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्लिक करके यदि आप चाहें तो इस अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं, इसकी डिटेल देखना चाहें तो डिटेल देख सकते हैं। और इनमें से हमको एक अकाउंट जो है रिफंड के लिए नॉमिनेट करना होता है, केवल एक ही अकाउंट नॉमिनेट होगा जिसमें कि आप रिफंड लेना चाहते हैं। तो नॉमिनेट करने के लिए सबसे जरूरी है कि ये जो आपका आ रहा है ना वैलिडेटेड या नॉट प्री वैलिडेटेड, तो ये वैलिडेटेड होगा तो ही हम रिफंड के लिए नॉमिनेट करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हमारा रिफंड आने में देरी हो जाएगी। हमको जरूरी है कि हम जो है यहाँ वैलिडेशन जो वैलिडेटेड अकाउंट है उसी में हम रिफंड के लिए नॉमिनेट करें। यदि आप अकाउंट वैलिडेट नहीं है तो हमको प्रोफाइल सेक्शन में जाके हमको बैंक अकाउंट को वैलिडेट करना होता है। यदि आप कोई और अकाउंट बैंक अकाउंट इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर पर क्लिक करके आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन थी वो क्या हो गई है, कंफर्म हो गई है। हम कंफर्म पर क्लिक करते हैं। अब उसके बाद हमको लेना है हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। अब पहला हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन को कंफर्म किया, अब हम करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम को कंफर्म करेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम को लेने पे क्लिक करना है हमको। उसमें सबसे पहले आती है इनकम फ्रॉम सैलरी। पहले मैं आपको बता देती हूँ ग्रॉस टोटल इनकम जो है उसके अंतर्गत आपको एक तो सैलरी की इनकम, दूसरी आपकी आएगी हाउस प्रॉपर्टी, फिर अदर सोर्सेस और बिजनेस प्रॉफिट। ये 4 हेड की इनकम हमको कंफर्म करना होती है। जरूरी नहीं कि सभी हेड में आपकी इनकम हो, लेकिन हाँ यदि आप ITR 3 फाइल कर रहे हैं तो आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम होना जरूरी, नहीं तो आप ITR 1 और 2 भी फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनकम फ्रॉम सैलरी देखते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में जो हमारा 26S में डाटा है, जो हमारे फॉर्म 16 होता है उसके बेस पे यहाँ पर डिटेल वो ऑटोमेटिक फिल रहेगी आपकी। जिस देखिए यहाँ पे ग्रॉस सैलरी है, जो भी आपके एग्जाम्प्टेड अलाउंसेस है, जो भी हमारे जो फॉर्म 16 के बेस पे वो सारी डिटेल्स यहाँ पर ले लेता है। यदि आप उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ एडिट पर क्लिक कर सकते हैं। अब एडिट इनकम फ्रॉम सैलरी, आप यहाँ पर ग्रॉस सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) वैल्यू ऑफ परक्यूसेट, यदि यहाँ पर आपकी 17(1) के हिसाब से सैलरी आ जाएगी। उसके बाद वैल्यू ऑफ परक्यूसेट एज पर 17(2), ये सब जो प्रॉफिट, यदि आपको कुछ सैलरी की जगह कोई प्रॉफिट मिला है तो यहाँ पे 17(3) यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सैलरी का ब्रेकअप ले सकते हैं। अब ये जितना भी 17(1), 72, 73 ये डिटेल आप फॉर्म 16 में आसानी से आपको मिल जाएगी। उसके अलावा यदि आपको कोई वैल्यू ऑफ परक्यूसेट्स नहीं है या कोई प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी नहीं है तो आप पूरी सैलरी काहे में डालेंगे, 17(1) में आप पूरी सैलरी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद वो लेगा एग्जाम्प्ट अलाउंसेस। देखिए नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंसेस, सबसे पहले आपको नेचर सिलेक्ट करना है। अब इन्होंने कुछ आपके जो फॉर्म्स 26S या फॉर्म 16 है उसके बेस पे उसने फॉर्म 16 के बेस पे उसने डिटेल ली है। जैसे कि LTA की छूट आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंटर करेंगे, नहीं लेना चाहते हैं तो हम डिलीट कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे है सेक्शन 10(10), उसमें भी यदि आप लेना चाहते हैं डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी यदि रिसीव्ड हुई है उसकी आप एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लेंगे, और डिलीट नहीं तो आप यहाँ पर डिलीट कर देंगे। इस तरह से आप बाकी भी है, जैसे क्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव्ड हुई है, अर्न लीव एनकेजमेंट, अर्न रिटायरमेंट हो, अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर,
इनकर्ड ऑन हाउस रेंट, एचआरए की एग्जम्पशन है, तो वो सब यहाँ पे हम डिटेल डाल सकते हैं। और नहीं तो फिर ये सब आपको डिलीट करना जरूरी, नहीं तो एरर आ जाएगी। या तो आप यहाँ पर अमाउंट डालें या फिर हम क्या करें, यहाँ पर डिलीट कर दें। उसके बाद इसके अलावा भी यदि कोई एग्जम्पशन है, ये तो उसने फॉर्म 16 के बेस पे ले ली है, लेकिन इसके अलावा भी कोई एग्जम्पशन है जो आपके लेना भूल गए हो, तो आप यहाँ पे एड अनादर करके भी एग्जम्पशन ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको नेचर सिलेक्ट करना है, उसके बाद फिर अमाउंट लिखना है। तो इस तरह से आपकी जो भी आप डिटेल देंगे उसके बेस पे नेट सैलरी आपकी आ जाएगी। नेट सैलरी देने के आने के बाद आपके सामने डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी ले लेगा। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स आ जाता है, वो आप चाहें तो यहाँ पर ये चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आपकी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आपकी आ गई है। इसको हम सेव पर क्लिक करेंगे। सैलरी के बाद अब हम आते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी शोन इन दिस आईटीआर। आईटीआर 3 में हम केवल एक ही प्रॉपर्टी की इनकम शो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसका ब्रेकअप ऐड करते हैं। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यदि हम सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है, डिम लेट आउट है। यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हमको इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, जो भी आपने प्रॉपर्टी खरीदने पर लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट आप यहाँ पर लोन लिया है, उस पर जो आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है वो इंटरेस्ट आपका यहाँ पर आएगा, इसकी आपको छूट मिल जाएगी। तो यदि जो प्रिंसिपल का पेमेंट हुआ वो 80C में कवर होता है उस लोन पे, और जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। आप इसकी डिटेल भी देखना चाहे तो यहाँ पे आ सकता है। ये क्या करता है कि यहाँ पर आपको बताता है कि आपके जो फॉर्म 16 में आपकी क्या वैल्यू उसमें ली हुई है। तो हमको यहाँ इंटरेस्ट पेबल एंड बोरोड कैपिटल हमको यहाँ पर लेना है। यहाँ पर आप 2 लाख तक का जो है इंटरेस्ट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 1,56,325 का ले लिया है। उसके बाद अरियर से अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%। यदि आपको कोई पुराना रेंट रिसीव्ड हुआ है इस प्रॉपर्टी पर जो कि पहले नहीं रिसीव्ड हुआ था, तो वो उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% डिडक्ट करने के बाद बची हुई वैल्यू आपको यहाँ पर लेना है। ध्यान रखिएगा जितना भी रेंट मिला है उसमें से 30% माइनस करें, उसके बाद आप यहाँ पर बची हुई जो भी रकम है वो यहाँ पर ले सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 0 करेंगे और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद हम ये भी देख लेते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है तो लेट आउट के केस में कैसे फिल करेंगे। यदि प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो सबसे पहले ग्रॉस रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी, यदि आपने कोई लोकल अथॉरिटी में कोई टैक्स पेड किया है, म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह, तो वो यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ पर उसकी एनुअल वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4.5 लाख रुपए हमको ग्रॉस रेंट मिला है। फिर टैक्स हमने मान लीजिए 45,000 का दिया है। उसके बाद 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, उसका 30% 1,21,500 इसमें खुद ही कैलकुलेट कर लिया है, जिसकी कि हमको क्या हो जाती है, छूट मिल जाती है। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल एंड बोरोड कैपिटल, इस प्रॉपर्टी पे आपने जितना भी इंटरेस्ट लिया है वो यहाँ पर हम लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 75,000 लिया है। उसके बाद अरियर्स अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड, यही वही बात है कि यदि आपको कोई पुराना रेंट मिला है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। इस तरह आपकी इस हेड के अंदर क्या इनकम आई है, 2,23,500। तो ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो अगर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बाद हम लेते हैं, अब हमको लेना इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। चलिए सबसे पहले ऐड डिटेल्स पे जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप 3 तरह की बता रहे हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, गुड्स कैरिज। सबसे पहले हम बिजनेस की इनकम को देखते हैं। बिजनेस में आपको सबसे ऊपर देना है नेम ऑफ बिजनेस। आप जैसा भी नाम चाहें यहाँ पर आप ले सकते हैं। यदि आपका फर्म का कोई नेम है तो आप नेम ले, नहीं तो आप अपना खुद का नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। नेम ऑफ बिजनेस के बाद वो बिजनेस कोड बोलता है, वो सिलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से बिजनेस है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, सारी यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। उसमें से आप जो भी बिजनेस चाहें वो यहाँ पे सर्च भी कर, यहाँ पे सर्च बॉक्स भी आ जाता है।
जैसे कि मैंने मान लीजिए कोचिंग सेंटर सर्च किया तो ये कोचिंग सेंटर आ गया। यहाँ पे सर्च करके भी ले सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें तो दे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी देंगे तो इस तरह यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया है। अब इसकी हमको क्या करनी है, डिटेल देनी है। सबसे पहले हमको देना है ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट। हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको ये तो पता ही है कि सेक्शन ITR 4 जो है वो सेक्शन 44 AD को कवर करती है। तो इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले क्या लेना है कि ग्रॉस टर्नओवर, जितना भी आपके टर्नओवर हो उसकी ग्रॉस वैल्यू आपको यहाँ पर लेनी है। तो यहाँ पर हम वैल्यू लेंगे। जैसे मान लीजिए 20,02,623 ले ली हमने। अब यहाँ पर एक ध्यान रखिए, थ्रू अकाउंट पे चेक और पे बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। यदि बैंक के थ्रू आपके पास जो है रिसिप्ट आई है, वो सारी रिसिप्ट यहाँ आई है। लेकिन थ्रू एनी अदर मोड, एनी मतलब कैश रिसिप्ट, यदि कैश में आपको मिला है टर्नओवर, तो फिर हम क्या है, बैंक के थ्रू हुआ तो सारे यहाँ पर अमाउंट आएगी। और यदि आपको बैंक के अलावा यानी कैश में मिला है तो यहाँ पर आएगी। तो जैसे 5 लाख हमने यहाँ पर कैश क्यू का ले लिया। अब सेक्शन 44 AD की हम बात करें, सेक्शन 44 AD में यदि हमने जो भी बैंक में जो लिया है उसका 6% तक हम क्या कर सकते हैं, हम प्रॉफिट हमको दिखाना होगा। मिनिमम आपको इस अमाउंट का 6% प्रॉफिट आप दिखा सकते हैं। इससे ज्यादा दिखाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप कम नहीं दिखा सकते। यदि कम दिखाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, ऑडिट करवाना होता है। तो यहाँ पर मिनिमम हमको 6% तो प्रॉफिट लेना ही होगा। अब 6% प्रॉफिट ले सकते हैं, उससे ज्यादा भी, तो हम यहाँ पर उससे ज्यादा ले लेते हैं। ध्यान रखिए 20 लाख का 6%, लेकिन जो हमने कैश रिसिप्ट ली है 5,24,000 का, इसका आप 6% नहीं ले सकते। इसका मिनिमम आपको कितना लेना पड़ेगा, 8%। या तो इस 5,24,231 का आप 8% मिनिमम लेंगे, या फिर आप इससे जो 8% है उससे ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन कम नहीं ले सकते। ये ध्यान रखिएगा, जो बैंक में अमाउंट गई है उसका 6% तक आप प्रॉफिट दिखाना ही है आपको। और यदि आपने कैश में किया है तो उसका 8% आपको प्रॉफिट दिखाना है। मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको दो डिटेल देनी, एक तो ग्रॉस टर्नओवर कितना है, और बाकी आपको कुछ भी नहीं बताना कि उसके आपके कितने खर्चे हुए, क्या क्या आपने एक्सपेंसेस किए, क्या छूट है, कुछ भी नहीं। आपको सारी छूट आपको एक साथ दे दी गई है। आपको मिनिमम 6% और 8% आपको प्रॉफिट, डायरेक्ट आपको प्रॉफिट लेना है। जैसे यहाँ पे भी हम 8% से ज्यादा ही आपने ले लिया है। आप मतलब मिनिमम 6 और 8% आना चाहिए, ज्यादा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कम लेती हूँ, इतना सा लिए, तो देखिए यहाँ पर एरर बता देगा, इफ द इनकम इज लेस देन 6% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर ग्रॉस प्रॉफिट थ्रू अकाउंट पे ही, मतलब यदि आप लेते हैं तो उसका 6% आपका मिनिमम है ही, तो हम यहाँ पर ये अमाउंट नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज्यादा ले लेंगे। ज्यादा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से आपकी इनकम, बस ये आपकी जो होगी वो इनकम हुई, हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए ये हाउस प्रॉपर्टी की यहाँ पे हमने एक ही बिजनेस 44 AD देखी। अब हम क्या करते हैं, 44 AD A को भी देख लेते हैं। शो डिटेल्स में जाते हैं, देख लें। यहाँ पर हमने 44 ADA में अभी कुछ नहीं लिया है, तो हम यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे। और अब हम देखते हैं कि हमको यहाँ पे मैं आपको 44 AD जो है वो है आपकी प्रोफेशन के लिए। 44 ADA जो है वो आपकी प्रोफेशन के लिए है। तो पहले हमने बिजनेस की इनकम देख ली, अब हम प्रोफेशन की इनकम देखेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हमको प्रोफेशन पर क्लिक करना है। प्रोफेशन पे देखेंगे हम, सेक्शन 44 ADA इस पे लागू होगी। नेम ऑफ बिजनेस जो भी है आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपको बिजनेस, अब देखिए ये लिस्ट भी उन्हीं की आएगी जो कि प्रोफेशन से रिलेटेड है। आपको इसमें बिजनेस की लिस्ट नहीं दिखेगी, उसमें से जो भी प्रोफेशन आप पे लागू होता है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन देना चाहे तो दे सकते हैं। और यहाँ पर हम सेव पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको ग्रॉस रिसिप्ट लेनी है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ली 15 लाख।
अब देखिए 44 एडी में अलग क्राइटेरिया था, 44 एडीए एडीए टाइप पे प्रोफेशन पे लागू होती है। तो अब यहाँ पर आपको वहां पर 6% और 8% था, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंटिव इनकम जो है वो आपकी 50% होनी चाहिए। ये जो लिया है इससे कम, जैसे यहाँ पे मान लो मैं 5 लाख ले लेती हूँ, ये इसने एरर बता दी, इफ द इनकम इज लेस देन 50% ग्रॉस रिसीव इट इज मैंडेटरी टू हैव अ टैक्स ऑडिटेड। यदि आप 50% से कम प्रॉफिट बताते हैं, कम इनकम बताते हैं, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कम नहीं ले सकते। यदि आपको प्रेजेंट इनकम बतानी है, 44 एडीए में आपको जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 50% आपको प्रॉफिट यहाँ पर दिखाना ही पड़ेगा। हाँ, उससे आप ज्यादा दिखा सकते हैं लेकिन आप कम नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेव पर क्लिक कर लेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में हमने सेक्शन 44 एडी जो कि बिजनेस से रिलेटेड है वो देख ली। उसके बाद सेक्शन 44 एडीए जो कि प्रोफेशन से रिलेटेड है वो भी देख ली। और अब हम देखते हैं सेक्शन 44 एई जो कि गुड्स कैरीज, मतलब माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो व्हीकल यूज करते हैं, तो उस केस में क्या प्रेजेंटिव इनकम होती है वो अभी हम देख लेते हैं। तो हम सेक्शन 44 एई देखने के लिए वापिस से एडिट पर जाएंगे। एडिट पर जाने के बाद यहाँ गुड्स कैरीज पे गए, यहाँ पर हमको सबसे पहले वही आपको नेम ऑफ द बिजनेस और बिजनेस कोड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो आप यहाँ जैसे मैं चाहे तो मैं इसको डिलीट भी कर सकती हूँ। यहाँ पे डिलीट का जो बटन है उससे आप डिलीट कर सकते हैं। ये अब हम सबसे पहले हम यहाँ आपको जैसा भी आप नाम चाहें वहाँ ले सकते हैं। उसके बाद बिजनेस कोड सिलेक्ट करना है आपको, जो भी आप करना चाहें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन यदि देना चाहें तो दे सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी आ गई। ये देखिए बिजनेस किया था तो बिजनेस की डिटेल आ गई थी, इसको आप यहाँ से ऊपर से चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। या प्रोफेशन की आ गई थी। उसके बाद अब हम गुड्स कैरीज पर आते हैं। यहाँ पर अब ये तो हमने बिजनेस का नाम और कोड बता दिया है। अब हमको क्या करना है, इसके अलावा भी यदि आपको और कोई बिजनेस ऐड करने हैं तो भी आप यहाँ ऐड अनदर से कर सकते हैं। टू ऐड मोर गुड्स कैरीज, तो यहाँ पे ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। ये देखिए सबसे पहले हमको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, वो कुछ भी हम डाल देते हैं। आपके पास जो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर, आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है। फिर आपको बताना है कि व्हीकल आपका है, लीज पे लिया है, हायर किया हुआ है। यहाँ पर मैंने लीज सिलेक्ट किया है। आपके केस में जो एप्लीकेबल होता है वो आप सिलेक्ट करें। अब जो मेन चीजें समझने वाली वो ये है कि इसमें प्रेजेंटिव इनकम कैसे निकाली जाती है। तो जो व्हीकल आप यूज कर रहे हैं उसकी जो माल लोड करने की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर जो प्रेजेंटिव कितनी प्रेजेंटिव इनकम, मतलब मिनिमम इनकम आपको डिक्लेयर करना है। इसमें दो बनाए हैं। एक तो 12 MT, मतलब जो उस व्हीकल पे आप एक बार में कितना माल लोड कर सकते हैं, मैक्सिमम जैसे 12 MT तक कर सकते हैं। दो पार्ट में दिया है, यदि आप 12 MT या उससे कम लोड कर सकते हैं, यानी कि लाइट व्हीकल है, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 11 MT लिया है। ये डिटेल जो है आपकी इन एमटी में आएगी। इसका जो है टोनेज कैपेसिटी जो है, देखिए यहाँ पे वेट ऑफ द गुड्स दैट कैन बी लोडेड ऑन द व्हीकल इन मेट्रिक टन। तो यहाँ पर अगर 11 MT आप माल उसकी कैपेसिटी है, तो इसमें आप और नंबर आप यहाँ पर इस कॉलम में आपको नंबर ऑफ मंथ देने, जैसे कि मान लीजिए कि पूरे साल ही ये व्हीकल चला, जितने भी महीने आपने व्हीकल चलाए उतने मंथ आप यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है। अब यदि 12 या 12 से कम MT का यदि उसकी टोनेज कैपेसिटी है, तो जो आपकी प्रेजेंटिव इनकम आपको डिक्लेयर करनी है वो करनी है मिनिमम आपको 7,500 रुपए पर मंथ। यहाँ पे आपको मंथली निकालनी, मतलब कि एक व्हीकल पे आपको कितनी लेनी, 7,500 पर मंथ। तो अब यहाँ पे जितने भी महीने आपने लिए 12 लिए हैं तो 7,500। यहाँ पर देखिए मेट्रिक टन सिर्फ ये देखना है कि वो लाइट व्हीकल में है या हैवी व्हीकल में आ रहा है। तो यहाँ पर यदि 12 या 12 से कम है तो हमें मंथ ले लिए, हमने 12 मंथ के लिए हुआ है, इंटू 7,500, यानी कि 90,000 रुपये आए। तो 90,000 रुपये हम यहाँ पर ले लेंगे। 90,000 रुपये यहाँ लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ से एरर चली गई है। लेकिन मान लीजिए कि मैं 85,000 ले लेती हूँ, मैंने क्या करा 7,500 से कम, तो देखिए यहाँ पे एरर आ गई कि नहीं, आपको मिनिमम 7,500 पर मंथ तो लेना ही है। तो यहाँ पर मेरे को क्या लेना पड़ेंगे, 90,000 रुपए।
अच्छा ध्यान रखिए जितने महीने आपने चलाया उतने महीने से ही आपको मल्टीप्लाई करना है कि यदि जो कैपेसिटी है उसकी अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ले ली 16 MT, यदि 16 MT मतलब 12 MT से ज्यादा है और मंथ कितने मंथ के लिए यूज हुआ है, यहाँ पे भी मैंने माना है कि आप 12 मंथ के लिए, आप चाहे तो यहाँ को 6 मंथ भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये वाला व्हीकल हमने 6 मंथ यूज किया है, तो अब इसकी प्रिजेंटिव इनकम हमको कैसे निकालेंगे, तो मिनिमम हमको जो 1000 पर मेट्रिक टन पर मंथ, यहाँ पे ध्यान रखिए वहां पे 7500 पर मंथ था, पर मेट्रिक टन नहीं था, लेकिन यहाँ पे पर मेट्रिक टन पर मंथ है, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा 16 MT, तो 16 MT का मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने महीने, 6 मंथ हुए तो इंटू 6, फिर 1000 पर मेट्रिक टन है तो इंटू 1000, तो ये हमारा टोटल आया हमारा 96,000। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 96,000। देखा ना आपने कैसे किया है, मेट्रिक टन को हम मंथ से मल्टीप्लाई करके फिर 1000 से मल्टीप्लाई करके मिनिमम हम जो यहाँ पे इनकम डिक्लेयर हमको करनी है 96,000। अगर हम इससे कम करते हैं, जैसे ये कम की, तो ये आपकी एरर यहाँ पर शो होने लग जाती है। तो हमको मिनिमम क्या करनी है, हमको 96 इस पे केस में करना ही होगा। फिर यहाँ कर क्या करेंगे हम 8 पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमने क्या किए हैं, देखिए सबसे पहले बिजनेस की इनकम भी निकाल ली, प्रोफेशन की भी देख ली और गुड्स केस की भी। सेक्शन 44AE प्रेजेंटिव इनकम जो है वो हमने देख ली है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो मिनिमम मैंने जितनी भी बताई है, बिजनेस के केस में 6% या 8% मिनिमम इनकम आपको प्रेजेंटिव इनकम शो करना ही है, प्रोफेशन के केस में 50% इनकम शो करना है, और गुड्स केस सेक्शन 44AE में आपको या तो 1000 पर मेट्रिक पर मंथ यदि 12 MT से ऊपर का व्हीकल है, और 12 MT या उससे कम है तो 7500 पर मंथ आपको क्या लेनी है, मिनिमम इनकम लेनी है। तो ये हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन यहाँ पर कंप्लीट होती है। यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं। ये देखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आ गई। उसके बाद हम लास्ट जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे आते हैं। यहाँ पर हमको एक डिटेल्स में जाना है। अदर सोर्सेस में आपको लेना है, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट्स इन इंडिया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हम जब भी कोई शेड्यूल सिलेक्ट करते हैं चाहे वो सैलरी का हो, तो उसमें ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं शुरू में। तो अगर आप चाहें तो आप स्किप द क्वेश्चन पे कर सकते हैं, नहीं तो आप या तो आपको यहाँ पे आप रिप्लाई दें। ये वही क्वेश्चन जो आगे जाके भी यहाँ पर क्या है क्वेश्चन के रूप में है, और वहां पर ड्रॉप डाउन के रूप में आपसे पूछे जाएंगे। तो हम चाहे तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्किप द क्वेश्चन कर सकते हैं, या यहाँ पर अगर जवाब दे देंगे तो हमको अंदर जाके फिर इससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन जो है आपको फिल करनी होगी। बात एक ही है, तो हम यहाँ पर स्किप द क्वेश्चन करते हैं, यस। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन उसने पूछे थे वो सब यहाँ पे ड्रॉप डाउन के रूप में आपके सामने आ गए हैं। तो अब सबसे पहले क्या करना है, हमको नेचर ऑफ इनकम को सिलेक्ट करना है। जैसे सब यदि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पर आप अमाउंट डाल दीजिए। उसके बाद ये 8 पर हमने क्लिक कर दिया। उसमें आपको और कोई अनदर इनकम आपको ऐड करना है तो भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अदर सोर्सेज में यदि आपको और भी कोई ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, फिर ऐड पे क्लिक करके इसमें से जैसे मान लीजिए हमको डिविडेंड इनकम आ रही है, तो फिर डिविडेंड इनकम यदि आप लेते हैं तो आपको यहाँ पे ब्रेकअप देना होगा कि अप टू 15 जून 2020 तक आपको कितना डिविडेंड मिला है। यहाँ पे आपको क्वार्टरली ब्रेकअप देना है डिविडेंड इनकम का। तो ध्यान रखिएगा जब जब आपको डिविडेंड मिला है तब तक आपको उसको डेट वाइज आपको मतलब क्वार्टर वाइज आपको यहाँ पर डिटेल देना है। इसके अलावा यदि आप इनकम टैक्स रिफंड, यदि आपको कोई इनकम टैक्स रिफंड मिला है तो आप ये इनकम टैक्स रिफंड की अमाउंट भी यहाँ पर लेंगे। इसके अलावा आप फैमिली पेंशन मिलती है तो आप फैमिली पेंशन सिलेक्ट कर सकते हैं। फैमिली पेंशन में हमको यहाँ पर अमाउंट देना है। अमाउंट के बाद आपको जो डिडक्शन मिलती है 57 में, यानी कि 1/3 ऑफ पेंशन या फिर 15,000 जो भी कम हो वो डिडक्शन आपको मिल जाती है 57 में, तो वो डिडक्शन आपको यहाँ पे लेना है। इस तरह से आपकी जो भी फैमिली पेंशन से जो इनकम है वो या टैक्सेबल इनकम वो आ जाएगी। इसके बाद आप ले सकते हैं
डिविडेंड इनकम, एनी अदर इनकम, इसके अलावा भी कोई इनकम है तो वो आप एनी अदर इनकम में जाकर आप जो अदर इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम है वो ले सकते हैं। इसमें आपको अमाउंट देना है, साथ में आपको यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन भी बताना है कि वो कौन सी अदर इनकम है तो कौन सी अदर इनकम है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप आपकी डिटेल अदर सोर्सेज की इनकम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे सोर्सेज, इनकम फ्रॉम सैलरी को हमने कंफर्म किया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कर दिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन को ले लिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम में देखिए फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, यहाँ पर हमको जो है कुछ डिस्क्लोजर देने होंगे, उस पर हम जाते हैं, एड डिटेल्स हमको करना है। सबसे पहले ये सब मैंडेटरी है, इसको आपको फिल करना ही है। देखिए आपको यहाँ पर सिर्फ जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ पर जहां जहां पर स्टार है, एक तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, इन्वेंट्रीज, स्टॉक जो है आपका, डेटर्स और कैश इन हैंड, ये 4 डाटा तो आपको देना ही है। इसके अलावा भी यदि आप चाहें, आपकी कैपिटल या सिक्योर्ड लोन्स हो, आप चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर बिजनेस प्रोफेशन में से प्रिजेंटिव बिजनेस इनकम आती है तो हम यहाँ पर इनको नहीं लेंगे, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन आपको ये 4 डिटेल तो आपको देनी है। आपके 31 मार्च के दिन आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने थे वो डिटेल्स आपको देनी है। कुछ नहीं तो आप क्या करेंगे, 0 दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देना जरूरी है। स्टॉक देना है आपको, डेटर्स, मान लीजिए यहाँ पे मैंने डेटर्स ले लिए, इसी कैश इन हैंड भी आपको, जो भी आपके पास कैश इन हैंड है उस दिन आपको 31 मार्च वाले दिन वो आपको बैलेंस यहाँ पर देना है और 8 पर क्लिक करेंगे। देखिए आपने जो भी डिटेल दी वो आपके सामने यहाँ पर शो होने लग गई। उसके बाद हमको देना इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी। ये भी बहुत ध्यान रखने का है। यहाँ पर हम ए डिटेल में जाते हैं। यदि आपका जीएसटी नंबर आपने ले लिया है तो आपको यहाँ पर इंटर जीएसटी नंबर आपको इंटर करना है। साथ में जो जीएसटी रिटर्न में आपने एनुअल वैल्यू बताई थी आउटवर्ड सप्लाई की, मतलब आपने जितना टर्नओवर बताया था वो टर्नओवर आपको यहाँ पर लेना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें 1 रुपए भी ना कम लेना है ना ज्यादा लेना है, नहीं तो आपके पास नोटिस आ जाएगा। जितना टर्नओवर आपने उस जीएसटी रिटर्न में बताया उतना के उतना ही आपको यहाँ पर भी शो करना होगा। ठीक है, इस तरह से यदि आपके 1 से ज्यादा है तो आप यहाँ एड अनदर करके भी आप एड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम कैंसिल करेंगे। जीएसटी की डिटेल देने के बाद आते हैं एग्जम्प्ट इनकम पर। यहाँ पर जाते हैं, इफ यू हैव एनी एग्जम्प्ट इनकम प्लीज एड इट हियर। यदि आपकी कोई एग्जम्प्ट इनकम है तो हमको यहाँ पर लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको देखिए, एग्जम्प्ट इनकम का आपका जो है टैक्स पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन हमको यहाँ पर लेना होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम लेस देन इक्वल टू 5000, या तो 5000 या उससे कम है तो हम यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम लेंगे। इसके साथ ही और भी बहुत सारी जो है एग्जम्प्ट इनकम, वो सारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एग्जम्प्ट इनकम ले लेंगे। उसमें आप जैसे एग्रीकल्चर इनकम मान लीजिए 3000 ले ली हमने, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम अपनी एग्जम्प्ट इनकम को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देंगे तो आपकी एग्जम्प्ट इनकम भी क्या हो गई, ऐड हो गई। और यदि और भी कोई इनकम ऐड करना चाहें तो आप ऐड अनदर करके आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कंफर्म पर क्लिक करना होगा। तो ये देखिए, अब उसके बाद हम आते हैं डिस्क्लोजर एंड एग्जाम इनकम भी कंफर्म हो गया। उसके बाद आते हैं हम टोटल डिडक्शन पर। अब हम टोटल डिडक्शन पर क्लिक करते हैं। टोटल डिडक्शन में ऐसे ही देखिए, जब हम कोई शेड्यूल लेते हैं तो वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, चाहे तो आप यहीं पे आंसर दीजिए या फिर हम क्या करेंगे ड्रॉप डाउन के रूप में। तो हम अभी स्किप द क्वेश्चंस कर देते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहता है। यस, सबसे पहले एटीसी, ये इसे एज पर फॉर्म 16 वो अपने आप ले लेता है, लेकिन यदि आप इसमें कुछ एडिट करना चाहें तो एडिट पर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद एटीडी, चलिए पहले एटीसी का एडिट करके देख लेते हैं। जैसे एटी
सी आ गया, इसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेफिनेट जितनी भी थी 1,50,000 इसने अमाउंट ले ली है। आप यहाँ पर चाहें तो कर सकते, जैसे 95,000 करना है तो आप 95,000 कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम कैंसिल करेंगे। इसके बाद हम 80D को देखते हैं। 80D जो कि इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड है। यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले पूछता है वेदर यू आर एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन। यहाँ पर यदि हम यस करते हैं तो आपको यहाँ पर आपकी सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन का हेल्थ इंश्योरेंस की अमाउंट, यदि कोई हेल्थ चेकअप किया है तो उसकी अमाउंट, या मेडिकल एक्सपेंडिचर तो उसकी अमाउंट यहाँ पर हमको देना होगी। और यदि नो करते हैं तो आपको यहाँ पर अपने या अपनी फैमिली के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस किया है उसकी अमाउंट, या कोई हेल्थ चेकअप किया है तो उसकी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से आपको यहाँ पर भी, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यदि आप कुछ डिडक्शन ले ही नहीं रहे तो आप नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली। अच्छा, 80D का जो है ये आपको सिलेक्ट करना जरूरी है, तो नहीं तो एंड में आपको एरर बताएगा। तो यहाँ पर यदि आपको क्लेम नहीं करना है तो आप नॉट क्लेमिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे ऑप्शन आपके बंद हो जाएंगे। उसके बाद आ रहा वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पर भी यदि आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ चेकअप मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिटेल देना है। और नो करेंगे तो आप आपके पेरेंट्स की जो भी हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ चेकअप की डिटेल हो यहाँ पर देंगे। यदि नहीं ले रहे तो हम क्या करेंगे, नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स कर देंगे। तो इस तरह से हम ये क्या करेंगे, ये जो आपकी 80D को भी हम ले लेंगे डिडक्शन, यदि हम हमारे पास यदि है तो हम लेंगे। उसके बाद यदि आप 80CCD2 या फिर 80G 80GG जो है वो यदि कोई कुछ भी आप ने डोनेट किया है तो यदि वो एलिजिबल इंस्टीट्यूट है 80G के अंतर्गत तो आपको 80G की भी डिडक्शन मिल जाएगी। अभी कोविड के टाइम में बहुत लोगों ने जो है डोनेशन दिया है मुख्यमंत्री राहत कोष में या प्रधानमंत्री राहत कोष में, तो इसके लिए आपको जो यहाँ पर आप 80G करके आप जा सकते हैं और उसमें आप अपनी क्या करेंगे, आप 80G की पूरी डोनेशन की डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए हैव यू मेड एनी मोर एलिजिबल डोनेशन, तो एड अनदर पे आप यहाँ कर सकते हैं। अभी तो आपका डोनेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि 100% के लिए क्वालिफाई, 50% या 50%, ये सब यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे जैसे एड अनदर करते हैं तो यहाँ पे डोनेशन टाइप सबसे पहले पूछ रहा है कि जो डिडक्शन, अच्छा ये आपको कैसे पता चलेगा कि 100% डिडक्शन जो हमने डोनेशन दिया वो 100% डिडक्शन कैटेगरी में आता है या 50% में आता है। तो इसके लिए आपको जो आप डिडक्शन आपने डोनेट किया होगा, जो रिसिप्ट मिली होगी उस रिसिप्ट पर ही आपका ये लिखा हुआ होता है। तो रिसिप्ट आप चेक करें क्योंकि उस पर आपको उसका पैन नंबर भी चाहिए होगा और उसका एड्रेस भी चाहिए होगा, और साथ में वो 100% में आता है, 50% में वो भी आपको लेना होगा। फिर वो लेने के बाद आपको देखिए पेन ऑफ डोनी, आपको यहाँ पे पैन नंबर देना है, नेम ऑफ डोनी, एड्रेस, आपका पूरा स्टेट, पिन कोड, डोनेशन इन कैश में दिया हो तो यहाँ पर डोनेशन, यदि बैंक पेमेंट के थ्रू दिया है तो यहाँ पर आप अमाउंट ले लेंगे। इस तरह से आप क्या करेंगे, आपको एलिजिबल अमाउंट आपकी डोनेशन की जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो टोटल डोनेशन आपका, और भी यदि आप ऐड करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, ऐड बटन पर क्लिक करके, ऐड अनदर पर क्लिक करके आप ऐड करते जाएंगे। तो ये था आपका 80G का डिडक्शन का। अच्छा, प्रधानमंत्री राहत कोष वगैरह में यदि आपको पैन नंबर में प्रॉब्लम आती है तो आप गूगल पर सर्च करके भी ले सकते हैं। तो 80D, उसके बाद 80GG, 80GG होती है रेंट पेड, प्लीज फर्निश फॉर्म 10BA टू क्लेम द डिडक्शन। और 80GG उनके लिए होती है जो कि जिनको HRA नहीं मिलता है और वो किराए के मकान, ना तो उनके पास खुद का मकान है ना HRA मिलता है, तो वो जो रेंट पेड करते हैं वो उसकी डिडक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप डिडक्शन, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ली, आप यहाँ पे देखिए आपको इसमें क्लियर लिखा हुआ आ रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन दिस फील्ड कैन नॉट एक्सीड 60,000। 60,000 से ज्यादा आप रेंट पेड की डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। और साथ में आपको 10BA टू क्लेम डिडक्शन, इस क्लेम को लेने के लिए आपको 10BA भी आपको जो है फाइल करना होगा, उसके बाद ही आप ये डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर कैंसिल करती हूँ।
इसी तरह से आप ATGG के अलावा ATE, जो कि यदि आपने कोई एजुकेशन आपने अपना या अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए कोई एजुकेशन लोन लिया है तो उस लोन के इंटरेस्ट को ATE में ले सकते हैं आप। ATEE जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ATEE मतलब कुछ पीरियड्स के लिए डिडक्शन निकली थी कि जब आपको एडिशनल जो था, जैसे यहाँ 80E में जाते हैं तो यदि उस पीरियड में यदि जैसे आपने मकान परचेज किया तो आपको 50,000 रुपए की इंटरेस्ट की एडिशनल बेनिफिट मिल रहा था, तो वो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप 80EE में भी आप आपके यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप चाहें तो शो ऑल डिडक्शन भी कर सकते हैं और पूरी डिडक्शन की लिस्ट दे सकते हैं, और जिसमें भी आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डिडक्शन वाले शेड्यूल को हमने कंफर्म कर दिया। हम टैक्स पेड वाले पर जाते हैं। टैक्स पेड में आ रहा है, देखिए डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्ट TDS ऑन सैलरी इनकम। सैलरी इनकम पे जो आपका TDS हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये सब 20 देखिए, व्यू योर फॉर्म 26 से सारी डिटेल इसने ली है। आप 26 से इस डिटेल को जरूर चेक कर लें। ऐसे भी अभी पोर्टल में बहुत सारी टेक्निकल इश्यू चल रहे हैं, तो इस डिटेल को आप पूरी अपने फॉर्म 16 से भी आप अपना रिटर्न चेक करें और फॉर्म 26 से भी चेक करें कि सारी डिटेल सही से आई है या नहीं आई है। तो जो TDS की इनकम, सैलरी इनकम पर जो TDS हो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर आ जाएगी, शो डिटेल्स। अगर आप उसमें चाहें तो आप अगर नहीं आई हुई हो TDS की डिटेल तो आप मैन्युअली भी यहाँ पर डाटा डाल सकते हैं। उसके बाद डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड सोर्स TDS टू फ्रॉम इनकम अदर, सैलरी के अलावा यदि कोई TDS हुआ है तो भी आप यहाँ पर जैसे शो डिटेल्स करेंगे यहाँ पर आप एड अनदर करके कर सकते हैं। जैसे 10 ऑफ द डिडक्टर देना होगा आपको, अनक्लेम TDS ब्रॉट फॉरवर्ड यदि कोई है, फाइनेंशियल इन विच डिडक्टेड, फाइनेंशियल ईयर इन विच डिडक्टेड, आपका ये TDS कब डिडक्ट हुआ था ये लेना है आपको। उसके बाद उस TDS की अमाउंट लेनी है जो ये वो है जो अभी पिछले साल का TDS था जो कि आपने उसका पूरा आप क्या कर सकते, आपने उसका पूरा बेनिफिट नहीं लिया था, तो आपने पूरा क्लेम नहीं किया था TDS को, तो आप यहाँ पे बचे हुए जो भी TDS है वो जिस भी फाइनेंशियल ईयर का वो यहाँ पर लेके और TDS के अमाउंट को TDS ब्रॉड फॉरवर्ड, यहाँ पे कितना TDS आप ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हैं वहां पर ले सकते हैं। इसके बाद TDS ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, यदि इस साल का कोई TDS डिडक्टेड है तो वो यहाँ पर लेंगे। उसके बाद TDS क्रेडिट बीइंग क्लेम दिस, और इस साल हम कितना, ये तो TDS था कितना ब्रॉड फॉरवर्ड किया आपने, ये TDS इस साल का था, लेकिन आप कितना क्लेम करना चाहते हैं, मतलब आप इस साल कितना TDS क्लेम करना चाहते हैं वो डिटेल यहाँ पर आएगी। जैसे कि यदि आपकी टोटल लायबिलिटी 10,000 है लेकिन आप 5,000 ही TDS में से क्लेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 5,000 TDS आपको अमाउंट डाल सकते हैं। फिर करस्पॉन्डिंग रिसिप्ट विड्रॉल्स ऑफर्ड, ग्रॉस अमाउंट, डिटेल्स ऑफ रिसिप्ट विड्रॉल्स ऑफ करंट ईयर अगेंस्ट विच TDS इज क्लेम्ड शुड बी प्रोवाइडेड इन दिस। अब जो हमने रिसिप्ट ली है करंट ईयर अगेंस्ट विच TDS इज क्लेम्ड, अब क्या हो रहा है कि जिस इनकम के लिए आपका TDS हुआ है उसकी आपको यहाँ पर क्या देना है, डिटेल देना है। जैसे यदि 10,000 का TDS हुआ है तो वो भैया किस पे हुआ, उसकी जो ग्रास अमाउंट है वो यहाँ पर आपको लेनी है, और किस हेड में हुआ है वो यहाँ इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में, हाउस प्रॉपर्टी में, वो इनकम आपने मतलब कौन से हेड में दिखाई है। आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो इनकम ली है, हाउस प्रॉपर्टी में ली है, बिजनेस प्रोफेशन में ली है, ये सारी आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ग्रॉस अमाउंट मतलब जैसे आपने यहाँ पे ले लिया कि हमने जो 10,000 का TDS बताया है वो 2 लाख की इनकम पर हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे 2 लाख इनकम आएगी, और वो इनकम 2 लाख रुपए हमने कौन से हेड में शामिल किए, बिजनेस प्रोफेशन में किए हैं तो हम बिजनेस प्रोफेशन सिलेक्ट करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी तो हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस अदर, मतलब वो जो 2 लाख रुपए की ग्रॉस अमाउंट थी वो कौन से हेड में आपने ली है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और फिर यदि कोई TDS क्रेडिट बच जाती है तो वो क्या करेंगे, कैरिड फॉरवर्ड वो यहाँ पर आती है। इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये तो था सैलरी इनकम अदर देन सैलरी। उसके बाद टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एज पर फॉर्म 16C 16D फर्निश्ड बाय द डिडक्टर, यह भी आप यहाँ पर यदि कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
जो किराए की इनकम पे जो टीडीएस होता है उससे रिलेटेड है ये, रेंट के ऊपर। तो वो आप यहाँ पर सारी डिटेल देखकर आप पेन ऑफ द टेनेंट, आधार नंबर, फाइनेंशियल ईयर, वो के वही फाइनेंशियल ईयर टीडीएस तो सेम चीज है। तो वो आप इस तरह से कौन से हेड में आपने वो ली है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब ये आपका ये भी हो गया। उसके बाद है टीसीएस, यदि कोई टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स आपका टीसीएस हुआ है तो वो डिटेल भी आपको यहाँ पर लेना है। उसके बाद एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट, यदि आपने यहाँ पे एड अनदर करेंगे, आपने कोई चालान से टैक्स फाइल किया था, या तो एडवांस टैक्स हमने पहले टैक्स जमा किया हो, या सेल्फ अभी जैसे हम रिटर्न फाइल कर रहे हो और हमको यदि 75,000 की लाइबिलिटी आती है तो हम 75,000 का जो चालान भरेंगे उसकी डिटेल हमको यहाँ पर देना है। तो आप यहाँ पे बीएसआर कोड देना है, उस चालान में आपको सारी डिटेल दिखेगी। बीएसआर कोड देना है जो कि 7 डिजिट का होगा। उसके बाद सीरियल नंबर आप चालान देना जो कि 5 डिजिट का होगा। फिर किस डेट पे आपने वो डिपॉजिट किया वो डेट यहाँ पर आ जाएगी, और कितना टैक्स पेड किया वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप जितने भी आपने चालान जमा किए उन सारे चालान अलग अलग आपको ऐड करते हुए, जैसे यहाँ शो डिटेल में जाके ऐड अनदर करते हुए आपको सारे चालान यहाँ पर लेने हैं। फिर लास्ट में सारे देख लिए, इसमें वो अमाउंट भी आ गई जो टीडीएस हुआ था, टीसीएस हुआ था, और जो आपने खुद ने टैक्स पे किया था वो भी यहाँ पर आ गया चालान डिटेल। फिर हम यहाँ पर कंफर्म पर हो गया। ये देखिए टैक्स, अब लास्ट वाला बचा है टोटल टैक्स लाइबिलिटी। अब इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर सब एरो बनते गए, अब बिल्कुल लास्ट में आ गए टोटल टैक्स लाइबिलिटी। हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम सबको मिला के बनी थी वो 25,70,000 थी। उसमें से डिडक्शन हमने ले ली 1,50,000 की। उसमें सब बची कितनी है टोटल इनकम, 24,20,000। उस पर टैक्स पेबल हुआ है 5,38,000। यहाँ पे चाहे तो आप कैलकुलेशन भी आप पूरी देख सकते हैं कि उन्होंने जैसे 5 लाख से 10 लाख में 20% ली है, अप टू 2,50,000 तक उन्होंने, फॉर इनकम अप टू 5 लाख इतनी वाली 12,500 आपकी बन गई है। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख जो है उस पर 20% लिए है। उसके बाद 10 लाख से ऊपर उसने 30% ली। इस तरह से आपका क्या है, इनकम का ब्रेकअप आ गया है। फिर उसके बाद यदि कोई रिबेट होती है 87A में, तो वो रिबेट यहाँ पर रिबेट उनको ही मिलती है जिनको 87A की रिबेट उनको मिलेगी जिनकी जो टोटल इनकम है 5 लाख तक है। तो उनको पूरा ही टैक्स क्या होता है, रिबेट के रूप में मिल जाती है उनको छूट। तो टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट आ जाता है। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, यहाँ पर कैलकुलेशन आप देख सकते हैं पूरा आ गया। रिलीफ यदि कोई 89 की रिलीफ है, ये रिलीफ तब मिलती है जब कोई आपको पुरानी सैलरी ग्रेजुटी एरियर्स के रूप में मिलती है, तो यहाँ पर रिलीफ आती है। तो वो डिटेल आ जाएगी इस तरह से। इसके बाद जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो यहाँ पर सबकी आप कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। यदि कोई लेट फाइलिंग फी है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से क्या होगा, ये वाला पूरा शेड्यूल आप देख के कंफर्म कर सकते हैं। अब आपके सामने आ जाएगा कि आपको कितना पेमेंट करना है, कितना रिफंड आना है, उसकी आपके पास समरी आ जाएगी। वो आप पूरी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, उसमें से कितनी आपको डिडक्शन मिली है, टैक्सेबल इनकम क्या है, और टोटल टैक्स कितना बना है। चाहे तो आप सब इनकी शो डिटेल्स में जाके आप डिटेल भी दे सकते हैं। उस पर कितना टैक्स पेड है, मतलब हमारा टीडीएस या सेल्फ असेसमेंट या एडवांस टैक्स के रूप में कितना टैक्स हम दे चुके हैं और कितना अभी हमको देना बाकी है। उसके बाद आता है, आप यहाँ पर चेक कर ले, यदि और कुछ भी कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन लगती है तो आप वापस एडिट करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम पे नाउ कर सकते हैं, पे लेटर कर सकते हैं। हमको पे नाउ ही करना चाहिए क्योंकि यदि हम बिना पेमेंट किए यदि रिटर्न फाइल कर देते हैं तो डिफेक्टिव रिटर्न हो जाता है। तो हम यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद वो आपको जो है पेमेंट विंडो पर ला देगा कि आपको कैसे ऑनलाइन पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, कौन सी बैंक से करना है। और फिर वो बैंक की वेबसाइट पे ले जाके आपको ले जाएगा जहां से आप क्या कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप पेमेंट करने के बाद जो भी चालान डिटेल है वो आप जो मैंने बताई थी आपको कि चालान डिटेल उसमें डालनी है आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स वाले में। तो वहां पे या तो ये पोर्टल खुद ले लेगा, नहीं लेता है तो आपको खुद को उस वहां पर जाके डिटेल डालना होगी। लेकिन हाँ, पहले जो भी लाइबिलिटी निकल रही है उसके लिए आपको पहले पेमेंट करना होगा। कई बार पेमेंट नहीं निकल के रिफंड निकलता है। यदि रिफंड निकलता है तो आपको इस तरह से रिफंड की अमाउंट दिख जाएगी, वो भी आप पूरी समरी आ जाएगी। उसके बाद हम प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम प्रीव्यू रिटर्न के बाद
प्रीव्यू देखने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर जाएंगे। उसमें सबसे पहले प्लेस देना है, आप कहाँ पर से रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उसके बाद ये चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यदि टीआरपी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के द्वारा ये रिटर्न फाइल किया जा रहा है तो उसकी डिटेल आएगी। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद वैलिडेशन सक्सेसफुल आ जाएगा। नो एरर्स वर फाउंड। यदि आपका यहाँ पर कुछ एरर अगर होती है रिटर्न में तो यहाँ पर एरर शो करता है, तो उस एरर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो उस एरर पर पहुंचा देगा, जहां पर जाकर आप उस एरर को ठीक कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि हमसे कोई चीज छूट जाती है, क्लिक करना रह जाता है, तो वहां पर आप सिलेक्ट नहीं करते हम, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर एरर आती है तो उस पर क्लिक करें और नो एरर्स वर फाउंड मतलब हमारा रिटर्न पूरी तरह से सही है। और उसके बाद हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास सामने ऑप्शन आ जाते हैं कि या तो हम ई वेरीफाई नाउ या अभी ई वेरीफाई करना चाहते हैं, या ई वेरीफाई लेटर या बाद में करना चाहते हैं, या वेरीफाई बाय ITR4 मतलब हमारी जो एक्नॉलेजमेंट है उसको ITR4 जो है रिसिप्ट उसको स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजकर करना चाहते हैं। विद इन ये 120 डेज में हम डिपार्टमेंट को भेजकर करना चाहते हैं। तो इसमें से आप जैसा भी ऑप्शन लेते हैं वो लेकर आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपके सामने अगर आप ई वेरीफाई नाउ का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको आधार OTP से या नेट बैंकिंग से या जिस तरीके से भी आप उसको वेरीफाई करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप आधार OTP से करते हैं तो आपके पास एक OTP आएगी आधार नंबर पर, वो OTP डालकर आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप फाइल सबमिट पर करेंगे तो उसके बाद आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। इस तरह से आपकी रिटर्न की पूरी प्रोसेस समाप्त हो जाएगी और आपका रिटर्न फाइल भी हो जाएगा, वेरीफाई भी हो जाएगा। और मान लीजिए कि यदि आपका रिटर्न वेरीफाई नहीं हो पाया है तो और आपने ई वेरीफाई लेटर करके भी यदि आपने मतलब बाद में यदि आप ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं और जब भी आप चाहें उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जैसा मैंने बीच में बताया था कि आपको कुछ फॉर्म भी डिक्लेरेशन के साथ कुछ फॉर्म भी आपको सबमिट करने थे, तो वो फॉर्म आपको कहाँ से मिलेंगे। तो इसके लिए आपको शुरू में लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे ई फाइल में जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न की जगह हमको जाना है इनकम टैक्स फॉर्म्स में। इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे हम फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हमारे सामने रिसेंटली फाइल, यदि हमने अभी कोई रिटर्न फॉर्म फाइल किए हैं तो उसकी लिस्ट आ जाती है। पर्सन हैविंग बिजनेस प्रोफेशनल इनकम तो वो उससे रिलेटेड फॉर्म आ जाएंगे। पर्सन नॉट हैविंग एनी बिजनेस प्रोफेशनल इनकम उससे रिलेटेड और अदर्स। तो ये सारे फॉर्म्स की लिस्ट आपके सामने आ जाती है। वो आपको जो जैसे भी फॉर्म सबमिट करने वो फॉर्म वहाँ पे आप सिलेक्ट करके उनको फॉर्म को फाइल नाउ करके आप क्या कर सकते हैं, उन फाइल को ओपन कर सकते हैं और आप उसे फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।